अगला टॉपिक है हमारा चैप्टर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, आज हम लोगों को पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। देखा जाए इसमें होता क्या है, बहुत ही ध्यान से इसको समझेंगे। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, यानी कि जिस तरीके से हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार से हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी पढ़ लेते हैं। इसमें भी कुछ ऑर्गन्स हैं जो कि केवल फीमेल में होंगे, जैसे आपका ओवरीज हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया। याद रखिएगा फेलोपियन ट्यूब को ही हम लोग ओविडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब बोले या फिर ओविडक्ट बोले, बात आपको सेम समझना है। यूट्रस को ही हम लोग वॉम्ब कहते हैं, इस बात को भी आप याद रखेंगे। यदि किसी के पास पेंसिल है तो अपने बुक में आप लिख लीजिए वहीं पे, यूट्रस को ही हम लोग वॉम्ब कहते हैं, WOMB। उसके बाद सर्विक्स है, उसके बाद फिर आपका वजाइना है, यानी कि ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब, यूटरस, सर्विक्स और वजाइना, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि केवल फीमेल में देखने को मिलेंगे। अब इन सभी के फंक्शन के बारे में, परफॉर्म किस तरीके से इन सभी का फंक्शन क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है अ वुमन हैज 2 ओवरीज। ओवरीज यहाँ पे कर लीजिएगा, ओ छूट गया है। वुमन हैज 2 ओवरीज, यानी कि जिस तरीके से मेल में 2 टेस्टिस था, उसी प्रकार से फीमेल में भी हमारा 2 ओवरीज होता है। एक ये आपका हो गया और एक आपका इधर हो गया। उसके बाद ओवरीज आर दी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फीमेल। अच्छा बताइए, मेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन था? टेस्टिस। तो फीमेल में कौन होंगे? ओवरीज। पता है क्यों? क्योंकि ओवरीज में फॉर्मेशन होता है एग्स का, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। तो मेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था हमारा टेस्टिस, और फीमेल में हमारा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हमारा ओवरीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओवरीज आर द ओवल शेप्ड ऑर्गन्स विच आर इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ अ वुमन नियर द किडनी, यानी कि ओवरीज जो है ये भी हमारे ओवल शेप्ड का ही होता है, लेकिन सबसे बड़ा बात इसमें ये है कि ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर होता है, लगभग किडनी के ये आसपास होता है, यानी कि आपके बॉडी के अंदर जो किडनी है उसके आसपास ही आपका ये होता है। आगे बढ़ते हैं। The function of ovaries is to make eggs and female sex hormone called estrogen and progesterone. प्रोजेस्ट्रॉन, सॉरी माय मिस्टेक, इसको हम उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, प्रोजेस्ट्रॉन। तो ओवरीज का फंक्शन क्या है? एग्स का फॉर्मेशन करना, पहला बात, और दूसरा फीमेल सेक्स हार्मोन जिसको हम लोग एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया हमारा फंक्शन ओवरीज का। आगे बढ़ते हैं। 1 egg इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय 1 ऑफ द ओवरीज, यानी कि हर मंथ आपके पास 2 ओवरीज है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो हर मंथ दोनों ओवरीज में से कोई एक ओवरी हर मंथ एक, यानी कि 1 एग हर महीने प्रोड्यूस करते हैं। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ना समझना बहुत आसान है, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल भी है, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा समझना मुश्किल नहीं है, ये नहीं कह सकते कि मुश्किल है, आसान है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान से समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और डायग्राम को भी लगातार देखते रहना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, ओवरीज का फंक्शन आपने देखा कि ये एक का फॉर्मेशन करना है पहला, और इनका जो सेक्स सेल बेसिकली सेक्स हार्मोन जो है वो भी ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आगे उसके बाद आपने फिर ये इसमें ये देखा कि 2 ओवरीज हमारे पास है, इन दोनों में से कोई एक ओवरी हर मंथ 1 एग प्रोड्यूस करते हैं, हर मंथ, ठीक है। आगे The egg formed in ovaries come out and go into a long tube called fallopian tube। अब यहाँ पे जो हमारा ओवरी है, इससे जो हमारा एग रिलीज होगा, वो रिलीज होके एग हमारा कहाँ चला जाएगा? फेलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। डायग्राम को आप देखते चलिए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि ये जो हमारा ओवरी है, यहाँ पे जो हमारा एग प्रोड्यूस होगा, वो एग ट्रांसफर होके हमारा कहाँ चला जाएगा? रिलीज होने के बाद ओविडक्ट या फिर आप जो भी बोलो फेलोपियन ट्यूब, उसमें हमारा ये ट्रांसफर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। The fertilization of egg by a sperm takes place in the fallopian tube। अब देखो हमारा एग और स्पर्म दोनों का आपस में मिलना, यानी कि दोनों आपस में जब फ्यूज करेंगे वो कहाँ पे करते हैं? फेलोपियन ट्यूब में ही करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, कई बार सवाल ये पूछा गया है MCQ में कि फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म का और एग का फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? तो ऑब्वियस ये बात है, फेलोपियन ट्यूब में। और फर्टिलाइजेशन का मतलब आप समझ लीजिए, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है एग और स्पर्म दोनों का आपस में मिलना, सिंपल सा बात है, ठीक है। आगे तो ये कहाँ पे होगा? फेलोपियन ट्यूब में ही होगा। आगे बढ़ते हैं फिर। द 2 फेलोपियन ट्यूब्स कनेक्ट
टू अ बैग लाइक ऑर्गन कॉल्ड यूटरस। अब ध्यान से आप देखोगे तो इधर भी आपका एक फेलोपियन ट्यूब है और इस वाले ओवरी के ऊपर भी आपका एक फेलोपियन ट्यूब है। तो दोनों फेलोपियन ट्यूब, इधर से ये वाला और इधर से आपका ये वाला, दोनों एक जगह पर आकर ये हमारा ओपन हो जाता है। एक अच्छा सा स्पेस हमारा यहाँ पे दिख रहा होगा, उसी स्पेस को हम लोग कहते हैं यूटरस। ठीक है, यानी कि दोनों फेलोपियन ट्यूब जहाँ पे आके ओपन हो गया, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, वही हो गया आपका यूटरस। आगे बढ़ते हैं। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग इनटू अ बेबी टेक्स प्लेस इन द यूटरस। यानी कि जब हमारा एग स्पर्म के साथ मिलेगा तो हमारा वो फर्टिलाइजेशन कहला गया, पहला बात। और जैसे हमारा फर्टिलाइजेशन होता है वैसे बेबी का डेवलपमेंट चालू हो जाता है। और बेबी का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है? यूटरस के अंदर होता है। ये जो आप इतना बैग लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे होगे, स्पेस जो खाली आपको दिख रहा है व्हाइट वाला, यही आपका यूटरस है। और यहीं पे एक बेबी का डेवलपमेंट होता है माँ के कोख में, जिसको हम लोग बेसिकली अपने आम भाषा में कहते हैं, और वो 9 महीने तक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हाँ देखो, इसमें ना पॉइंट बहुत सारे हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे, इसीलिए हमने आपको कहा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा समझना आपको टाइम लेता है, लेकिन आप यदि आप इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेंगे तो फिर आप इसको जल्दी भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन यूटरस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइज्ड एग डेवलप्ड इनटू अ जाइगोट and then zygote develop into an embryo and finally embryo develop into a baby। देखो यहाँ पे ना प्रोसेस बताया गया बेसिकली आपको बेबी के डेवलपमेंट का। सबसे पहला प्रोसेस ये है कि स्पर्म का एग के साथ फर्टिलाइजेशन होना, वो कहाँ पे होगा? फेलोपियन ट्यूब में होगा, पहला बात। अब जैसे वो हमारा फर्टिलाइज हो गया, यानी कि एग स्पर्म के साथ मिल गया, वो एग स्पर्म के साथ मिल गया, वो धीरे धीरे लुढ़कते लुढ़कते कहाँ पे आएगा? यूटरस में आएगा। ठीक है, और वो एक यूटरस के वॉल के साथ चिपक जाता है। बहुत ध्यान समझिए इसको, यानी कि स्पर्म का एग के साथ मिलना ही हमारा कहलाता है फर्टिलाइजेशन, पहला बात। और जैसे फर्टिलाइजेशन हमारा हो गया, वो एग हमारा लुढ़कते लुढ़कते आएगा यूटरस के, जो आप ये वॉल देख रहे हैं बेसिकली इस साइड और इस साइड, यहाँ पे जाके वो एग हमारा बेसिकली चिपक जाता है। और चिपकने के बाद वहाँ से हमारे बेबी का डेवलपमेंट चालू होता है। तो बेबी के डेवलपमेंट में जो सबसे पहला स्टेज होता है उसको हम लोग कहते हैं जाइगोट। यानी कि बेबी का डेवलपमेंट होगा तो सबसे पहला जो स्टेज हो गया हमारा बेबी के डेवलपमेंट का, उसको हम लोग कहते हैं जाइगोट। वो थोड़ा सा और बड़ा हो गया, यानी कि बेबी थोड़ा सा हमारा और बड़ा हो गया, उसको हम लोग कह देते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, और एम्ब्रियो थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है ना, उसको हम लोग फोइटस कहते हैं। हालांकि आपके एनसीईआरटी बुक में फोइटस के बारे में जिक्र नहीं दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, समझिए बहुत ध्यान से इसको। फर्टिलाइजेशन होने के बाद सबसे पहला जो स्टेज है बेबी के डेवलपमेंट का, उसको हम लोग कहते हैं जाइगोट। उसके बाद हमारा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद हमारा एक और स्टेज होता है जिसको हम लोग कहते हैं फोइटस। और फोइटस में क्या होता है ना, बेबी का हाथ, पैर, नाक, कान, गाल, मुंह, ये सब चीज आ चुका होता है। और फोइटस के बाद एक्चुअली में जाके हमारे 9 महीने के बाद एक बेबी का कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है, और फिर 9 महीने के बाद उनका जन्म हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा चलता है। तो यदि आपसे पूछे कोई कि बताइए बेबी के डेवलपमेंट में कौन कौन से स्टेज है, तो बहुत ही सिंपल सा है। पहला तो फर्टिलाइजेशन, यानी कि एग का स्पर्म के साथ मिलना जरूरी है, तभी बेबी का डेवलपमेंट हो पाएगा। तो पहला फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा वो जो एग है लुढ़कते लुढ़कते आएगा यूट्रस के वॉल के साथ चिपक जाएगा। चिपकने के बाद बेबी का जो डेवलपमेंट है वो वहाँ पे चालू हो जाएगा। और सबसे पहला स्टेज को हम लोग कहते हैं जाइगोट। वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो। वो और बड़ा हो जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं फोइटस। फोइटस में बेबी का बेसिकली हाथ पर ये सब चीज़ आ चुका होता है। ठीक है, और फोइटस के बाद एक्चुअली में 9 महीने के बाद हमारे बेबी का डेवलपमेंट होकर उनका जन्म हो जाता है। इस तरीके से बेबी का डेवलपमेंट पूरी तरीके से होता है। लेकिन ये पूरा डेवलपमेंट कहाँ पे होगा बताइए जल्दी? यूटरस में होगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। आगे द लाइनिंग ऑफ यूटरस इज रिचली सप्लाइड विथ ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। यानी कि ये जो आप यूटरस का वॉल देख रहे हैं ना, ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पंजी होता है, क्योंकि बेबी के डेवलपमेंट के लिए ऐसा ही कंडीशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि देखो आप खुद सोचो ना, जब एक नया बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग उसको कितना केयर करते हैं, यानी कि उनका जन्म हो चुका है, जन्म होने के बाद हम उनका उतना केयर करते हैं। उनके गालों पे अच्छे से पाउडर लगाना, उसको अच्छे तरीके से नहाना उसको, मतलब बहुत अच्छे तरीके से उसको नरिश करना। जब जन्म हो जाता है तब तो आप खुद सोचो कि जब अभी तक वो अपने माँ के कोख में है, यानी कि यूट्रस में है, तो सोचो उसको कितना ज़्यादा केयर का जरूरत पड़ता होगा वहाँ पे। इसीलिए उनके डेवलपमेंट के लिए जो यूट्रस का वॉल है ये बहुत ही ज़्यादा स्पंजी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इसीलिए वहाँ पे हमारे बेबी का डेवलपमेंट अच्छे से हो पाता है। इसीलिए ना कहा जाता है कि जब महिलाएं जब प्रेग्नेंट रहती हैं तो क्या कहा जाता है कि आप कोई भारी काम मत करो, किसी से जल्दी कोई हड़बड़ी में काम मत करो, या फिर हो सकता है कि कहीं पे आप टकरा जाओ तो आपके बेसिकली आपके बच्चों पे असर पड़ सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट बहुत ही नाजुक तरीके से हो रहा होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको बहुत ही एकदम संभल, मतलब क्या कह सकते हैं उसको हिंदी भाषा में, फूक फूक के कदम रखना पड़ता है हर चीज़ों पे। वॉशरूम जाना है तो बहुत ही मतलब ऐसा चप्पल पहन के नहीं जाना जो कि फिसल जाए, बहुत मतलब केयर रखा जाता है इस चीज़ को लेकर। आगे बढ़ते हैं फिर। तो बेसिकली यूट्रस का जो ये लाइनिंग होता है ये बहुत ही सॉफ्ट के साथ साथ बहुत ही हमारा स्पंजी होता है और ये पूरी तरीके से ब्लड से बड़ा होता है, यानी कि सॉफ्ट होता है बेसिकली, तभी जाके बेबी का एक कंप्लीट और एक हेल्दी डेवलपमेंट वहाँ पे हो पाता है। आगे, द यूट्रस इज कनेक्टेड थ्रू अ नैरो ओपनिंग कॉल्ड सर्विक्स टू अनदर ट्यूब कॉल्ड वजाइना विच ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो बहुत ध्यान से इसको समझिए। ये जो आप यूट्रस देख रहे हो, यूट्रस के बाद नीचे आपका सर्विक्स है, सर्विक्स के बाद नीचे आपका ये वजाइना है, और ये जो वजाइना है आपका ये बॉडी के साथ ये हमारा आउटसाइड, मतलब कि बॉडी का ये ओपनिंग पार्ट है। जैसे बताइए, चलो एक ना कॉमन सवाल आपसे पूछते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ओपनिंग यानी कि बॉडी के साथ जो हमारा ओपन हो जाता है वो कौन सा एरिया है हमारा? यूरेथ्रा। सिंपल सी बात है। उसी प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो कौन सा ऑर्गन है जो कि आउट मतलब कि ओपनिंग बॉडी के बाहर ओपन होता है? सिंपल सी बात है, वजाइना। ठीक है, ये भी एक बहुत ही कॉमन सवाल पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा यूट्रस, ये आपका सर्विक्स और ये आपका वजाइना। आगे बढ़ते हैं। वजाइना रिसीव्स द पेनिस फॉर पुटिंग स्पर्म्स इनटू द वुमेन्स बॉडी, यानी कि वुमेन्स बॉडी में यानी कि बेसिकली यूट्रस में हमारा स्पर्म तभी आ पाएगा, यानी कि इस वजाइना के रास्ते से ही हमारा स्पर्म अंदर आएगा। आगे बढ़ते हैं। वजाइना इज ऑल्सो कॉल्ड बर्थ कैनल because it is through this passage that the baby is born after the completion of development inside the uterus of the mother। अच्छा, वजाइना को ना हम लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा, वजाइना को हम लोग बर्थ कैनल भी कहते हैं। ये जो वजाइना आप देख रहे हो, इस वजाइना को हम लोग बर्थ कैनल के नाम से भी जानते हैं। पता है क्यों? क्योंकि बेबी का कंप्लीट डेवलपमेंट होने के बाद 9 महीने के बाद बेबी का जो बाहर आना होगा वो इसी रास्ते से होता है। कैनल का मतलब सिंपल से क्या होता है? नहर। नहर का मतलब जिसे पानी हमारा पास होता है, आम भाषा में जो हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे बर्थ कैनल का मतलब हो गया जिस रास्ते से बेबी का जन्म होगा, इसीलिए हम लोग वजाइना को बर्थ कैनल के नाम से भी जानते हैं। यदि एग्जाम में आ जाए वजाइना इज ऑल्सो नोन एज डैश, तो क्या लिखेंगे? बर्थ कैनल के नाम से जानते हैं इसीलिए। ठीक है, आगे हाँ ये हो गया हमारा। उसके बाद द एम्ब्रियो इन द यूटरस गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लासेंटा। अच्छा, अब ना यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको और विशेष जानकारी देना चाहेंगे कि आखिर कंप्लीट डेवलपमेंट एक बेबी का कैसे होता है यूटरस के अंदर। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक है देखो, अभी तक आपको पता है कि बेबी का जो डेवलपमेंट है वो यूटरस में होता है, ऑब्वियस बात है, लेकिन एक्चुअली में बेबी का डेवलपमेंट होता कहाँ पे? यूटरस के वॉल में होता है, यानी कि जो कि बिल्कुल ही सॉफ्ट और स्पंजी होता है। तो ये जो है ना बेसिकली मदर का यूटरस कनेक्टेड होता है बच्चों के नाभि से। नाभि जो आप जानते हैं बेसिकली, अच्छा आपने कभी देखा है बकरी का छोटा सा बच्चा? आपने देखा है? नहीं देखा होगा। मतलब जब वो बकरी का बच्चा पैदा होता है ना तो उनके नाभि को बेसिकली काटा जाता है। बच्चे का देखिए ना, बस वही चीज़ है। तो यहाँ पे होता क्या है ना, बहुत ही इसको सिंपल सा तरीके से ऐसे समझिए कि मदर का जो ये यूटरस है, ये यूटरस बच्चे के नाभि से कनेक्टेड होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि पाइप जैसा हमारा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्लासेंटा। ठीक है, और ये प्लासेंटा ना बाद में काट दिया जाता है जब बच्चे का जन्म हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। इसका मतलब हो गया कि मदर के यूटरस में जो बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो मदर का यूटरस और बेबी का बॉडी वो कनेक्टेड होता है मात्र एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, पाइपलाइन स्ट्रक्चर जैसा हमारा होता है वो, उसको हम लोग कहते हैं प्लासेंटा। ठीक है, अब इस प्लासेंटा का ना वर्क आप समझो, इसका फंक्शन समझो क्या होता है। प्लासेंटा इज एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूटरस, यानी कि जो प्लासेंटा है वो किसके अंदर धंसा हुआ रहता है? यूटरस के अंदर में धंसा हुआ रहता है, और वो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा किससे? बेबी के नाभि से। ठीक है, आगे प्लासेंटा कंटेन्स विली, विली का मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे हमारी जो उंगली है ना उस प्रकार का, which provides a large surface area for glucose and oxygen to pass from the mother to the embryo। अच्छा एक बात बताइए आप, हमारे जैसे महिलाओं के यूट्रस में जो बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, ऑब्वियस ये बात हो एक लिविंग बींग है। ठीक है, जब लिविंग बींग है तो क्या उसको खाना नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। क्या उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो चूंकि भाई उसका भी जन्म भी नहीं हुआ है तो वो खा नहीं सकता है, तो उसके बॉडी के अंदर यानी कि बेबी के बॉडी के अंदर भोजन का जाना, भोजन मतलब यहाँ पे ग्लूकोज कहेंगे हम सिंपल सा, तो ग्लूकोज का जाना, ग्लूकोज मतलब सिंपल सा न्यूट्रिशन,
तो ग्लूकोज का जाना, पानी का जाना, फिर से ऑक्सीजन का जाना, ये सब जाता है हमारे प्लासेंटा के थ्रू। कोई दिक्कत इसमें? यानी कि मदर का जो यूट्रस है उससे जो हमारा प्लासेंटा कनेक्टेड रहता है बेबी के नाभि से, उसी प्लासेंटा के थ्रू मदर के बॉडी से बेबी के बॉडी में ग्लूकोज का जाना, ऑक्सीजन का जाना, वाटर का जाना, ये सब चीज़ ट्रांसफर होता रहता है और उस तरीके से हमारे बेबी का एक कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। तो प्लासेंटा एक बहुत बड़ा रोल हमारा प्ले करता है। आगे बढ़ते हैं। द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट सबस्टांसेस विच कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू द मदर्स ब्लड थ्रू द प्लासेंटा। अब ऑब्वियस बात है, बेबी जब खाना खा रहा है, खाना मतलब जब वो न्यूट्रिशन ले रहा है, हवा ले रहा है, पानी ले रहा है, तो ऑब्वियस बात है वो वेस्ट प्रोडक्ट भी जनरेट करेगा। तो भोजन यानी कि खाना, पानी, हवा सब गया मदर के बॉडी से बेबी के बॉडी में प्लासेंटा के थ्रू। तो बेबी जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट करेगा वो भी किसके थ्रू आएगा? प्लासेंटा के थ्रू आएगा। किसके अंदर? मदर के बॉडी के अंदर जाता है, वो भी बेसिकली ब्लड के रूप में वो आता है। ठीक है, आगे उसके बाद द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक्स अप्रोक्सीमेटली 9 months। यानी किसी तरीके से बेबी का डेवलपमेंट होता रहता है और वो लगभग 9 महीने टाइम लेता है एक हेल्दी डेवलपमेंट में। ठीक है, आगे द चाइल्ड इज बोर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द यूटरस। यानी कि जब बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो ये जो यूटरस का साइज है ना, ये ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है और इंक्रीज करने के बाद यानी कि जब बेबी का 9 महीना पूरा जाता है, जब उनका जन्म हो जाता है, तो फिर वही जो हमारा यूट्रस एक्सपैंड हो गया था वही फिर दोबारा अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे बेबी का एक कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। तो अब मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए, इस तरीके से हमारा ये चीज़ था, तो ये आपको समझ में आ गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा, इसमें भी 2 बातें हैं जो कि आपको नोट करना है, जो आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी नोट किया था, इसमें भी आपको नोट करना है। वो क्या क्या नोट करना है, देखिए। इन फीमेल ओवरीज मेक्स एग्स फ्रॉम प्यूबर्टी टू द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स। देखो, मेल में क्या था, मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन प्यूबर्टी से लेकर बुढ़ापे तक होता है, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता। ध्यान रखेंगे इस बात को आप लोग कि फीमेल में इस एग का फॉर्मेशन प्यूबर्टी के टाइम से लेकर मात्र 45 से 50 साल तक ही होता है, उसके बाद फिर एग का फॉर्मेशन नहीं होता। इसका मतलब ये हो गया कि जो महिलाएं 50 साल या 55 साल की हैं वो अपने बच्चों को जन्म नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि एग का ही फॉर्मेशन नहीं होगा, तो नहीं दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इन फीमेल देयर इज सेपरेट ओपनिंग फॉर यूरिन एंड एग्स टू पास आउट ऑफ द बॉडी। लेकिन फीमेल में एक बार ये भी आपको याद रखना है पॉइंट कि फीमेल में यूरिन पास होने के लिए और एग का पास होने के लिए दोनों के लिए पैसेज अलग अलग है। ठीक है, लेकिन मेल में ऐसा था क्या? बिल्कुल भी नहीं। मेल में स्पर्म और यूरिन दोनों के पास होने के लिए कॉमन पैसेज होता है, यानी कि कॉमन रास्ता होता है, एक ही रास्ता होता है। लेकिन फीमेल में एग और यूरिन दोनों के पास होने के लिए अलग अलग रास्ता होता है। कोई दिक्कत है इसमें? इस तरीके से आपका ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कंप्लीट हुआ। अब तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। चलिए, तो यहाँ पे ना, हालांकि आपने बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन यहाँ पे आपने एक स्पेशल और टिश्यू के बारे में पढ़ा जो कि था हमारा प्लासेंटा। तो प्लासेंटा के बारे में ना कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। तो प्लासेंटा के बारे में आप यहाँ पे से लेके इस पॉइंट से लेकर आप इस पॉइंट तक लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा प्लासेंटा का, यानी कि 1 2 3 4 पॉइंट में आप प्लासेंटा को लिख दीजिएगा तो आपका ये प्लासेंटा का टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हुआ। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। क्या होगा जब हमारा एग फर्टिलाइज नहीं होगा? फर्टिलाइज मतलब क्या होगा जब हमारा एग स्पर्म के साथ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।